नोएडा एक्सटेंशन एक टेंशन। जी हाँ, यहाँ पर रहने वाले लोग अब यही कहने लगे हैं कि हमने नोएडा एक्सटेंशन यानी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में घर लेकर गलती कर दी और यहाँ हमारी लाइफ जो है आसान नहीं हो पा रही है। हमें डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आइडेंटिफाई करी थी यहाँ की जो 5 प्रॉब्लम्स हैं। तो आज बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स के बारे में तो, और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर जो है मुझे दिखती हुई नजर आ रही हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या सॉल्यूशन है, कैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो सकती हैं जिससे हमारी और आपकी जो लाइफ है वो आसान बन सके। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी थी इस एरिया की, तो सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ना होना है, क्योंकि यहाँ पर बसेस मेट्रो वगैरह कुछ नहीं है। दूसरी जो प्रॉब्लम थी यहाँ की वो था कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कोई फ्लाईओवर या अंडरपासेस नहीं है, जिस वजह से जो ट्रैफिक जैम है यहाँ पर हर समय ही रहता है। अगर आप पीक आवर्स में निकल जाइए, लोग काफी परेशान होते हैं ऑफिस जाने के लिए, घर आने के लिए, तो ये सारी दिक्कतें उनको डे टू डे लाइफ में जो है फेस करनी पड़ती हैं। तीसरी प्रॉब्लम जो मैंने हाईलाइट करी थी अपने वीडियो में वो थी वाटर शॉर्टेज। फ्यूचर में यहाँ पर वाटर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सारी जो है हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जो पानी है वो ग्राउंड वाटर यूज किया जा रहा है उन बिल्डिंग्स में, और जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो दिन ब दिन जो है नीचे जाता जा रहा है। आपको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से पूरे विश्व में एक खतरा बनी हुई है, और यहाँ पर भी देर नहीं कि वाटर क्राइसिस हो जाए, क्योंकि वाटर सप्लाई का कुछ अच्छे से इंतजाम नहीं किया गया है अथॉरिटी द्वारा। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो मैंने उसमें हाईलाइट करी थी। चौथी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि किसी तरह का जो ग्रीन एरिया है वो नहीं छोड़ा गया है बिल्डिंग्स के बीच में। जो है सारे के सारे जो अथॉरिटी ने जो भी बाय किया, जो भी लैंड जब किसानों के द्वारा, तो उन्होंने बस बिल्डर्स को सेल कर दिया। बीच में क्या है, कोई अथॉरिटी पार्क्स नहीं छोड़े। जबकि अगर हम कंपेयर करते हैं नोएडा दिल्ली से, तो वहां पर आप पाओगे कि बीच बीच में अथॉरिटी पार्क्स हैं। तो आप क्या है जा सकते हो, निकल सकते हो वहां पर सैर के लिए, या फिर वहां पर अपना कुछ टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी जो हाई राइज बिल्डिंग है बस वहीं पे आप नीचे उतरिए, जो स्पेस है उसे यूटिलाइज कीजिए। और जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनी है वहां भी प्रॉपर नॉर्म्स जो है फॉलो नहीं हुए हैं। जो ग्रीनरी का परसेंटेज होता है वो भी नाम मात्र के लिए ही जो है ग्रीनरी लगा रखी है। और जो 5th पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था वो है कि जिन होम बायर्स ने यहाँ पर घर लिया है, कुछ कुछ के जो है रजिस्ट्री वाला जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है अथॉरिटी की तरफ से नहीं रिलीज हुआ है। तो इसी वजह से क्या हुआ है कि उनकी रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी है, तो उनको मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। ये जो 5 प्रॉब्लम्स है मैंने हाईलाइट कर दी थी। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं, आप ये सोचिए मैं यहाँ पर 8 साल से रह रही हूँ, और 8 साल में ये जो प्रॉब्लम है, जो डे 1 पर मैंने प्रॉब्लम देखी, उससे अब जो 8वां साल है ये प्रॉब्लम्स इंक्रीज हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या ये सॉल्व हो जाएंगी अगर इसी तरीके से चीजें चलती रहीं? क्योंकि हमने देखा कि 2019 में जब वोटिंग हुई थी, लोकसभा चुनाव हुए थे, तब वायदा किया गया था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वाटर का हो या फिर ये जो कंजेशन का हो। जबकि उस समय क्या है, इतनी दिक्कत नहीं थी, ट्रैफिक जैम्स नहीं लगते थे। लेकिन अब जो हाल है वही चीजें अटकी हुई हैं, और वो हमें देखने को मिला कि जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 का, लोग नहीं गए, लोग नाराज थे सरकार से। और आपने देखा कि कितना कम वोटिंग यहाँ पर 53% के अराउंड ही जो है वोटिंग पूरे गौतम बुद्ध नगर में डाली गई। यानी लोग नाराज हैं, कहीं ना कहीं उनसे के जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो अब वोट डालें या ना डालें ये तो चलो एक अलग चीज है, अब ये वाली चीज तो निकल गई। लेकिन अब जो पॉइंट है वो यही आता है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप लिया जाए। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 6th जो प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जो फ्यूचर में बहुत बड़ा रूप ले सकती है, वो है पॉल्यूशन। क्योंकि ये मैंने इसमें नहीं डाला था, क्योंकि काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अगर जो सरकार है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली जो चीज है उस पर कुछ एक्टिवली एक्शन लेती है, तो क्या है कि वो अंडरपासेस बनाएगी, जैसा कि अभी गौर गोल चक्कर का जो अंडरपास है वो बनने ही वाला है। तो और या फिर मेट्रो का काम शुरू होगा, तो उसके बाद तो आप ये सोचिए जो पॉल्यूशन लेवल है इस एरिया का वो और इंक्रीज होगा, और जो ट्रैफिक जैम वाली दिक्कत है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि डाइवर्जन्स होंगे
और आपको पता है कि रोड्स तो लिमिटेड हैं, कोई सच है तो है नहीं कि कुछ सेकंड जो डायरेक्शन है आपको दे दिया जाएगा और आप वहां से निकल जाओगे, और रोड्स ब्लॉक भी की जाएंगी। तो जैसा हाल आपने परथला ब्रिज जब बना था तब देखा था, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर काम मैं कहती हूँ कि आज की डेट में मेट्रो का और अंडरपासेस का जैसे शुरू होने ही वाला है, तो उस केस में भी 4-5 साल आपके आसान नहीं रहने वाले हैं। तो ये दिक्कत तो रहेगी, और जो एक मेजर प्रॉब्लम निकल कर आएगी पॉल्यूशन की, उससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो ये तो है एक प्रॉब्लम। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि 6 तो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अभी हाल फिलहाल मुझे जाती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए आपको इन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हुए ही इस एरिया में रहना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 साल, मैं कहूंगी कि 10 साल तक तो ये प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो अगर आप इस एरिया में रहते हो या इस एरिया में फ्लैट परचेज कर रहे हो, तो इन सब चीजों को माइंड में रखिए और इन सब बातों को एक्सेप्ट करके ही आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप ब्लेम गेम खेलोगे उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि चीजें ऐसे ही चलेंगी। हम हैं इंडिया में, हम कोई अमेरिका और कनाडा में तो नहीं है। तो चीजें एक्सेप्ट करिए और मूव ऑन कीजिए। अब ये बात आती है कि चलिए ये सारी दिक्कतें हैं और हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही हैं, और जैसा मैंने बोला कि हाल फिलहाल तो अभी इस एरिया से ग्रेटर नोएडा वेस्ट तो एक एग्जाम्पल है, वैसे दिल्ली एनसीआर में ही आप देखोगे तो ये सारी दिक्कतें हैं, तो ये सॉल्व होती हुई अभी नजर नहीं आ रही हैं। और इसका मेन रीजन है क्या आखिरकार, क्यों ये सॉल्व नहीं हो रही हैं? वायदे किए जाते हैं, सारी चीजें होती हैं, इवन जिस जगह अंडरपासेस और मेट्रो रन कर रही है वहां भी ये सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी जो ये मैंने बताई हैं आपको। तो आखिरकार हो क्या रहा है? तो जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर जो दिक्कत है वो है करप्शन की। करप्शन के चलते ये जो सारी चीजें होती हैं, और आगे जो खामियाजा है इसका ये आम पब्लिक, ये कह सकते हैं कि हम लोग हैं प्रजा, और हमें ये भुगतना पड़ता है। तो अब वही बात है कि इतना करप्शन है, इसी वजह से इस तरीके से जो है लैंड जो है एलोकेट किए गए हैं कि बैक टू बैक जो है हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई हैं, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं छोड़ा गया, और जितने लोग रह रहे हैं उस हिसाब से तो जो रोड्स हैं वो उतनी वाइड नहीं है। इसी वजह से ये जो प्रॉब्लम है देखने को मिल रही है आज की डेट में, जबकि ये अभी एरिया वेल ऑक्यूपाइड भी नहीं हुआ है। आने वाले टाइम में आप सोचिए जब और लोग शिफ्ट होते जाएंगे तो यहाँ पर क्या हाल होगा। कितनी ही मेट्रो चला लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्लानिंग है इसमें ही प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं करप्शन इसमें इन्वॉल्व मैं कहूंगी। अदरवाइज ऐसा तो होता हुआ मतलब तब तो इतना ऐसा दिक्कत नहीं होती जो अभी देखने को मिल रही है। अब करें तो करें क्या? तो इसमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने ये सजेशन दिया कि अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ही कोई कैंडिडेट जो है लोकसभा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं तभी सॉल्व हो सकती हैं, नहीं तो उसके पहले तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अब इस बात पे भी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बात वही आ जाती है, क्या हम ऑनेस्ट हैं? क्योंकि हम रहते हैं इंडिया में, यहाँ पर 90% जो जनता है वो करप्ट है। अब आप कहेंगे इस पे, आप कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, पर अब मेरे सामने तो जो एग्जाम्पल है मैं तो उसी को दे के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मान लेते हैं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट से कोई कैंडिडेट खड़ा हो जाता है, तो उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हाई राइज सोसाइटीज है, आपको सभी को पता है, और उसमें क्या होता है कि एक होता है आपका एओए, यानी कि अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन, कहीं कहीं जैसे नोएडा साइड आरडब्ल्यूए वगैरह भी होता है, तो उनको अथॉरिटी दी जाती है जो मेंटेनेंस चार्जेस आते हैं, कि जिससे जो सोसाइटी का जो पूरा मेंटेनेंस देखा जाए और जो रेजिडेंट्स की वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। अब आप देखिए कि इस बेसिस पर भी अगर मैं सोचूं कि चलो जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ पर खड़े हो जाएं और भाई यहाँ से जो है आगे बहुत ज्यादा अच्छा वो काम कर लेंगे, तो मैंने सोसाइटीज के अंदर ही इतना करप्शन देखा है। ये तो वो केसेस हैं जो लोग उन सोसाइटीज में रहते हैं, आप सोचिए ना, अपने घर में रहकर ही वो इतना करप्शन कर रहे हैं। 8-10 लोगों की टीम होती है, लेकिन उनको जैसे ही फंड्स मिलते हैं वो उसको अपने तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, और उनका जो एटीट्यूड होता है ना वो इतना ज्यादा अजीब सा हो जाता है अगर वो जीत जाते हैं। तो आप अगर रहते हैं किसी हाई राइज सोसाइटी में तो आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा इस बात को। आए दिन मीडिया में भी खबरें आती रहती हैं कि एओए मेंबर्स की लापरवाही की वजह से कि लिफ्ट मेंटेन नहीं हो पाई, तो
लिफ्ट के गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी पिछले दिनों, आपने सुना होगा। कहीं लिफ्ट रुक जाती है, तो ये सारी जो दिक्कतें आती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। रेजिडेंट्स तो क्या है, मेंटेनेंस दे रहे हैं, लेकिन वो पैसा जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कि अगर मैं मान लूं कि किसी सोसाइटी में 1000 फ्लैट्स हैं, ये मैं कम बोल रही हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तो उससे बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी हैं, और मेंटेनेंस भी मैं ऑन एन एवरेज 3000 पर मंथ लेकर अगर चलूं, तब भी आप देखिए कितना हो जाता है, तब 30 lakhs इन अ मंथ आता है। और ये अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हो 12 से, तो ये हो जाता है 3 करोड़ 60 लाख के करीब। तो आप सोचिए इतना बड़ा जो फंड है, जब 8-10 मेंबर्स के हाथों पड़ता है तो वो उसमें करप्शन का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर मैं दूर ना भी जाऊं, अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, तो मैं भी श्योर शॉट हूं कि यहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से दिखाया जाता है ऑन पेपर्स, और कि मतलब ऑन पेपर्स आप देखोगे तो सारी चीजें लगेंगी आपको भाई बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इससे क्या है, हमारा ही तो लॉस हो रहा है। हम तो मेंटेन करने के लिए अपने फ्लैट को एक मेंटेनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं, और अगर वो ठीक से मेंटेन नहीं होगा, तो जैसे मैंने बताया लिफ्ट एक्सीडेंट्स हो गए, या फिर हमारे जो फ्लैट की जो अगर मेंटेनेंस नहीं हुई, कहीं पिलर में कोई दिक्कत है, कभी कुछ है, और अगर वो मेंटेन नहीं किए गए, तो फर्दर उसका जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो रुक जाएगा, और हमें उसका जो है एक सही अमाउंट नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज आपको माइंड में रखनी चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो ही इतने करप्ट हो गए हैं। तो आप इन नेताओं को, और ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, सब की सब ऐसे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर है, मतलब सारे सर्विस क्लास आपको पता है यहाँ पे मोस्टली रहते हैं, कोई रिटायर्ड जनरल है, कोई कुछ है, लेकिन करप्शन इतना ज्यादा है ना, इस एओए टाइप जो आरडब्ल्यूए टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन ये लोग बनाते हैं, इनके एटीट्यूड से तो मैं क्या ही बोलूं। अगर आप का कभी वास्ता पड़ा हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये दिक्कतें मैंने देखी हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ही। अब तो ये तो मैंने बात करी एक छोटी सी सोसाइटी की जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर है, उसके अंदर ही इतना करप्शन है। तो आप सोचिए कि जिसको जहां पर मौका मिल रहा है वो करप्शन कर रहा है, बस मौके की बात है। जिसको नहीं मिल रहा वो कह रहा है कि नहीं हम तो भाई बहुत सही है। तो प्रॉब्लम ये है इंडिया की कि यहाँ पर है ऑनेस्टी की कमी। तो अगर एक ऑनेस्ट नेता, एक ऑनेस्ट मेंबर जो है निकल कर आए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तभी ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज ये चीजें फ्यूचर में कभी भी सॉल्व नहीं होने वाली हैं, क्योंकि आप देख रहे हो भारत का जो हाल है, इतना टाइम हो चुका है, 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, थोड़ी इंप्रूवमेंट मैं कह सकती हूँ हुई है, लेकिन लाइफ जो है उतनी आसान नहीं है इंडिया जैसी कंट्री में। हमारे से बाद में जो आजाद हुई हैं कंट्रीज, उनका आप डेवलपमेंट देखोगे तो दंग रह जाओगे कि वहां पर क्या चीजें हो रही हैं। इंडिया में अभी बहुत पीछे हैं हम, और जिसमें आप एनसीआर में रहते हो, ये तो एक बहुत अच्छी जगह है, मैं ये कहूंगी। अगर आप छोटी जगह जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भैया दिल्ली एनसीआर तो बहुत सही है, क्योंकि वहां तो फिर भी कुछ चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। छोटे शहरों में तो वो भी आपको नजर नहीं आएंगी। तो ये इन सब चीजों का बस एक ही सॉल्यूशन मुझे नजर आता है कि अगर ऑनेस्ट कोई हो जो खड़ा हो पार्टी, मतलब ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ से हो, या फिर मैं कह रही हूँ कि कहीं से भी खड़ा हो, ऑनेस्टी आ जाती है। अगर ऑनेस्ट होगा तभी ये चीजें सॉल्व होंगी, नहीं तो ये चीजें फ्यूचर में भी सॉल्व नहीं होने वाली है, चाहे वो कोई सा भी एरिया क्यों ना हो। तो ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी है। तो अगर आप एओए के ऊपर भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो मैं इस पे फर्दर एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ कि किस किस तरीके से ये लोग जो है पैसे का जो मैं कह सकती हूँ गबन करते हैं। ये तो एक चीज है। तो वही बात है कि अगर आपकी लाइफ आसान आपको करनी है तो यहाँ पर ऑनेस्टी आनी पड़ेगी। आप किसी दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, आप पहले इंडिविजुअल बेसिस पे ये देखिए क्या हम ऑनेस्ट हैं, हम हर चीज में ऑनेस्टी दिखाते हैं, या हम भी दूसरे लोगों का जो पैसा है वो हजम करने की सोचते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पे अगर आप ऑनेस्ट बनोगे तभी इस समाज में जो है परिवर्तन आएगा, तभी आपके शहर में, आपकी सोसाइटी में परिवर्तन आएगा। अगर ऑनेस्टी नहीं रहेगी, करप्शन रहेगा, तो फिर कुछ भी चीजें बदलने नहीं वाली हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी सोसाइटी लेवल पर आप करप्शन दूर कीजिए, जब सोसाइटी लेवल पे दूर होगा उसके बाद ही आगे जो है शहर की तरफ बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन जहां पर पहुंच है वहां पर ही अगर हम सही कर पाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं कुछ और अमेजिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय।